नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे किताबों के बारे में। किताबें मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, समाज के विकास में किताबों का क्या योगदान है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। इन्हीं विषयों, इन्हीं सवालों के संदर्भ में इनके आसपास बातचीत करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किताबों तक गहराई से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किताबों के साथ एक रिश्ता कायम किया है। आप इनसे मिल सकते हैं, इनको देख सकते हैं एक बुक स्टॉल लगाते हुए, किसी पुस्तक मेले में, या अखबार बांटते हुए, या किसी किताब के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए, जिन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया है बेहतरीन किताबें लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएं। एक ऐसे वॉलंटियर, एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे कार्यकर्ता आपके हमारे बीच है। हम इनका चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अजय सर, एक बार आप ये बताएं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो किताबें हैं इनका मानव के जीवन में क्या भूमिका है। एक पूरे इंसान की जिंदगी में किताबें क्या रोल प्ले करती हैं, या मानव समाज का जो इतिहास है उसके विकास में आप किताबों की क्या भूमिका, क्या रोल देखते हैं। असल में कहा जाए तो मैं जिस संगठन का वॉलेंटियर के तौर पर हूँ, जो आपने बताया कि तमाम जगह पे स्टॉल लगाते हैं, वो जनचेतना एक पुस्तक प्रतिष्ठान है जिसका मकसद है लोगों तक बेहतर साहित्य पहुंचाना और जिसका मिशन है कि बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होके जाता है, एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना। और इसी मकसद से हम लोग मानते हैं कि आज कोई भी समाज परिवर्तन की लड़ाई में साहित्य की, किताबों की बहुत जरूरत होती है। और पूरे जैसे मानव विकास की आपने बात की, तो मानव विकास के अंदर गोर्की की बहुत फेमस एक कोटेशन है जो कहते हैं कि पुस्तक इंसान के समस्त आविष्कारों में एक श्रेष्ठ आविष्कार है, एक सबसे उत्तम आविष्कार है, क्योंकि ये पूरी इंसानी सभ्यता को, अपने धरोहर को अपने बीच में समेटे रहता है और पूरे इतिहास को, मानव इतिहास को हमसे परिचित कराता है। हम लोग पिछले 5000 साल पहले के मानव इतिहास को भी अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो किताबें, वो चीजें हम लोगों के लिए कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत होता है। मतलब महान लेखक गोर्की की कुछ पंक्तियों ने पूरे किताबों के महत्व को स्पष्ट कर दिया। जो आपने बताया कि मानव के समस्त आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार एक है किताबें। तो थोड़ा सर इसमें जानने की आपसे गुजारिश है कि जो पुस्तक संस्कृति है, किताबें पढ़ने के कल्चर है, क्या वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अक्सर ये बातचीत सुनने में आते हैं कि आज किताबों का दौर बीत चुका है, डिजिटल जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल का जमाना है, अब किताबों की जरूरत नहीं बची। ऐसी टिप्पणियां करते हुए लोग मिल जाएंगे आपको कि अब किताबों की कहीं जरूरत नहीं है। पाठ्यक्रमों से लेकर जो पहले भी लाइब्रेरीज होती थी, लिटरेचर घरों, वो जगह बची नहीं। आप क्या मानते हैं कि आज की इस तकनीक के युग में और मनुष्य की बदलती हुई अभिरुचियां और प्राथमिकताओं के दौर में, जब चीजें करियरवादी हो चुकी हैं या मनी ओरिएंटेड हो चुकी हैं ज्यादातर चीजें, इस पूरी पृष्ठभूमि और संदर्भ में क्या किताबें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी, या पुस्तक संस्कृति है उसकी क्या स्थिति है, या ये दशा है, या भविष्य में क्या स्थितियां होंगी, इस पर थोड़ी संक्षिप्त रोशनी डालें। देखिए, हर समाज के अंदर दो तरीके की ताकतें होती हैं। एक है जो समाज को बेहतर बनाना चाहती है, एक है जो समाज के अंदर काबिज होती है और जिनका मुख्य उद्देश्य है मुनाफा कमाना, अपना प्रभुत्व करना। अभी मौजूदा जो शासक वर्ग बैठा है, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में, शासक वर्ग की अपनी एक संस्कृति होती है और वही आम जनता में वो बैठाना चाहता है। इस समय का जो शासक वर्ग है वो ये चाहता है कि ज्ञान से लोग वंचित रहें, तर्क से वंचित रहें, सवाल ना पूछे। इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों में ना पढ़ने की संस्कृति है, लोग पठन पाठन कम करें, लाइब्रेरियां और किताबें कम से कम लोगों तक पहुंचे। सही किताबें, किताबों में भी दो तरीके की किताबें होती हैं। एक अच्छी किताबें हैं जो इंसान को बेहतर दिशा में लेके जाती हैं, और एक ऐसी किताबें भी हैं जो समाज को, कहा जाए, एक
विघटन या नफरत या सांप्रदायिकता की ओर ले जाती है। तो हम लोगों को ये लगता है कि अभी जो मौजूदा शासक वर्ग बैठे हैं, इनका तो मिशन यही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की संस्कृति खत्म हो। इंटरनेट युग में भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके का प्रोपेगेंडा है। इसके उलट तमाम हम लोग देख रहे हैं दूसरी धारा भी अब पैदा हो रही है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों से एक इंटरनेट का पूरा जो दौर रहा है, उसके कुप्रभाव भी हमारे सामने आ रहे हैं। बच्चों के दिलो दिमाग पे जिस तरीके की सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, उनके दिमाग में जिस तरीके की चीजें परोसी जा रही हैं और कूड़ा भरा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट युग में जाहिर तौर पे इंटरनेट के भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन पढ़ना अपने आप में एक ऐसी चीज है जो इंसान को सोचने, तर्क करने और एक कल्पनाशील व्यक्तित्व बनाने के लिए जरूरी है। तो ये इसलिए किताबों का महत्व बहुत ज्यादा है। और किताबों को कैसे, अगर एक हम लोग बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें लोग आपस में सरोकार से जिए, जिसमें इंसान केंद्र में हो, तो उसमें किताबों की संस्कृति को बचाना, किताबों को लोगों के बीच लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कभी भी किताबें कितनी अलग अलग जो विधाएं हैं, आप फिल्में देख लें, आप नाटक देख लें, लेकिन किताबों का कोई विकल्प नहीं है। सब अपनी अपनी विधाएं हैं और सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन किताबों का समाज में बहुत महत्व है। आपके कहने का भावार्थ और अभिप्राय है कि किताबों की प्रासंगिकता बनी रहेगी और किताबों के पढ़ने की जरूरत कभी समाप्त नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा ये एक और बात सर आपसे जानना चाहते हैं कि साहित्य की क्या उपयोगिता है आज के दौर में। लिटरेचर की बात होती है और आज का जो दौर है, जिस तरह का अगर बाजारीकरण है या बाजार उन्मुख हो चुके हैं चीजें, आज मार्केट हर चीज निर्धारित कर रही है। इस दौर में जो लिटरेचर है, अदब है, साहित्य है, उसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, वैसे तो साहित्य की उपयोगिता वही है कि वो समाज परिवर्तन में एक भूमिका निभाता है। और मुख्य तौर पे उपयोगिता से ज्यादा देखिए दोनों चीजें हैं। साहित्य का काम एक प्रबोधन का काम भी होता है, लाइट करता है समाज को। और दूसरी चीज है समाज के अंदर जो मिसिंग वैल्यू है, जो मूल्य है, असल में जैसे जो कहानियां हम लोग प्रेमचंद की पढ़ते हैं, तमाम और लेखकों की कहानियां पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की, जब ये हम लोग कहानियां पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो जिस चीज की कमी होती है, मतलब समाज के अंदर एक आदर्श स्थापित करने की जरूरत होती है, साहित्य वो काम बेहतरीन तरीके से करता है। इसलिए मतलब आपका सवाल क्या था? उपयोगिता। उपयोगिता के तौर पे तो हम यही मानते हैं कि समाज के अंदर उसकी उपयोगिता यही है कि वो समाज परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसकी उपयोगिता इसलिए भी बनी है कि मतलब इंसान को एक बेहतर इंसान बना सके। समाज परिवर्तन के औजार की भूमिका साहित्य की आपने रेखांकित की और एक मूल्यों की स्थापना की बात की। और तीसरे आपके बातचीत से निकल कर है कि वह संवेदनाओं की रचना में भी मानव साहित्य का रोल रहता है कि इंसान कैसे संवेदनशील हो, बेहतर मूल्यबोध कैसे उसमें स्थापित हो। अच्छा, एक और सर बताएं कि जो प्रकाशन है और पुस्तकें हैं जिनके लिए आप वॉलंटियरशिप भी करते हैं, आपने भी जन चेतना का जिक्र किया, या आप जिन प्रकाशन के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, आपने अपने मिशन का हिस्सा बनाया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय जिनकी किताबों को लोगों के बीच में आप ले जाने के लिए वक़्फ़ कर रहे हो, उनके बारे में बताएं। वो कौन से प्रकाशन हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो छापी गई हैं? देखिए, किताबें तो मुख्य तौर पर जो मिशन है हम लोगों ने पहले ही आपको बताया, मिशन तो यही है एक समाज परिवर्तन के लिए साहित्य, एक ऐसा साहित्य जो लोगों को झंझोड़े, जो लोगों के अंदर संवेदनाएं पैदा करे, जो राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कहें तो भागो नहीं दुनिया को बदलो, दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित करे। हम लोग जाहिरा तौर पे राहुल फाउंडेशन, राहुल सांकृत्यायन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके वॉलेंटियर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसा साहित्य जो क्रांतिकारियों की विरासत है, भगत सिंह और उनके साथियों की विरासत है, उनकी जेल नोटबुक, उनके लेख, उनके साथियों की लिखी हुई किताबें, उनको लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। और इन प्रकाशन
के मतलब संस्थानों के वॉलेंटियर के साथ हम लोग जगह जगह लाइब्रेरियां भी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम गरीब बस्तियों में मेहनत कश आबादी के बीच में किताबें जिस तरीके से सरकार जीएसटी, कागज और प्रिंटिंग पूरा महंगी कर रही है, और प्रकाशनों के अंदर भी कॉर्पोरेट एक प्रकाशन संस्थान बन गए हैं जो इसके अंदर किताबों के दाम लगातार बढ़ा, मतलब व्यवसायीकरण का दबाव हुआ है। दबाव हुआ है। तो ऐसे में जरूरी है कि ऐसे वाचनालय, ऐसे पुस्तकालय बनने चाहिए जो लोगों के अंदर सस्ती सुलभ तरीके से किताबें पहुंचा सके, और वो वाचनालय और वो पुस्तकालय हम लोग खड़ा कर रहे हैं लोगों के बीच में। अच्छा सर, ये और बताएं जी, आपकी खुद की पसंदीदा पुस्तकें कौन कौन सी हैं, या आपके जीवन पर इन पुस्तकों का क्या असर महसूस करते हैं आप? देखिए, मतलब अगर मैं अपनी ज्यादा बात करूं पूरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए, बचपन में तो हम लोग नाटक, मैं ज्यादा वैसे ही कहूँ तो नाटक, फिल्में, ये चीजें देखता था। और कहीं ना कहीं वो नाटक और जो फिल्में भी देखी, वो बाद में पता चली वो ज्यादातर साहित्यिक रचनाओं से प्रेरित थी। जैसे मिट्टी के रंग आता था, उसमें मोहन राकेश की कहानी थी मवाली, हाँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक अनाथ बच्चे की कहानी है, और उससे पूरे समाज का चित्रण किया गया है कि किस तरीके की सोसाइटी है। दूसरा, जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं, उसमें एक किताब जो दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुवादित हुई है किताब, बहुत छोटी 20 पेज की किताब होगी वो, पीटर क्रॉफ्टकिन की किताब है वो, नौजवानों से दो बातें। जब मैं 18-19 साल का था तो वो किताब किसी साथी ने हम लोगों को दी कि ये किताब पढ़ो, और मुझे लगता है कि आज जो भी नौजवान 16-17 साल का है उसको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हम लोग अपने पेशे का जब चुनाव करते हैं तो पेशे का चुनाव करते हुए हमारे दिमाग में पैसे कमाना, लाभ, पद, ये मुख्य होना चाहिए, क्या उस पेशे के साथ सामाजिक हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। इस द्वंद को, इस अंतर विरोध को वो बहुत बढ़िया तरीके से बताती है कि अगर हम एक डॉक्टर भी बनते हैं, एक इंजीनियर भी बनते हैं, एक वकील भी बनते हैं, तो हमारी वफादारी किन लोगों के प्रति होनी चाहिए? उनके प्रति होनी चाहिए जो समाज का निर्माण करने वाले बुनियादी वर्ग हैं। तो वो किताब मेरे ख्याल से हर नौजवान के एक दिमाग को खोलने वाली, रोशन करने वाली किताब है, नौजवानों से दो बातें। बाकी कुछ यहाँ पर किताबें हैं जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं, और ऐसी किताबें भी हैं जो मुझे लगता है हर आज के दौर में और ज्यादा प्रासंगिक। 2-3 उदाहरण दियो जैसे किताबों के, आप जैसे के तौर पर। देखिए, मुझे लगता है आज के समय में ये संस्मृतियां, शिव वर्मा की किताब है, भगत सिंह के साथी थे। और जैसा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, दो तरीके की तस्वीरें भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में, एक तो एकदम मतलब जोशीले क्रांतिकारी और उस तरीके से उग्र राष्ट्रवादी मतलब उस तरीके के गर्म दल के उस तरीके का एक वो है। दूसरा या एकदम देवतुल्य भगत सिंह को, एक ऐसा क्रांतिकारी जो इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो। शिव वर्मा उनके साथ रहे, उन्होंने क्रांतिकारियों के आम जीवन में क्या घटनाएं चलती थी, वो कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी। खुद भी शिव वर्मा क्रांतिकारी दल का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो ये किताब संस्मृतियां इस मायने में बहुत ही है कि भगत सिंह हम जैसे ही 20-25 साल के नौजवान थे जो सोचते थे समाज के बारे में, फिल्में देखते थे चार्ली चैपलिन की, दोस्तों से बहस मुहासा करते थे, संतरे से लेके रसगुल्ले खाने उनके शौक थे। तो ये किताब उस बारे में बताती है कि भगत सिंह हार्ड मास के हमारी तरह इंसान थे, उनकी सोच समझदारी क्या थी, और एक इंसान के तौर पे एक परिचय कराती है, दोस्ती कराती है अपने शहीदों से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, संस्मृतियां। ऐसी एक किताब है जो पूरे भगत सिंह और उनके साथियों के पूरे दस्तावेज को लेके आती है। ये है भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज। ये अपने आप में आज बहुत, इसमें भगत सिंह से जुड़ी हर जानकारी या लेख, आर्टिकल जो भी आज उपलब्ध है वो सभी इसे एक जिल्द में शामिल है। इस जिल्द में शामिल है। भगत सिंह ने एक आयरिश रेवोल्यूशन पे उपन्यास था, उसका अनुवाद किया था, वो भी इसमें है। भगत सिंह और उनके साथियों के पत्र भी हैं, और उनकी जेल नोटबुक जो 404 पेज की थी, पांडुलिपियों की थी, वो भी इसके अंदर है। और ये एक महत्वपूर्ण किताब है, और जिसको साथी को जो संपादित करने वाले साथी हैं सत्यम वर्मा, हम लोग उनका भी जिक्र करेंगे। तो आज वो सलाखों के पीछे हैं, एक बहादुर पत्रकारिता, एक बहादुर पक्षधर बुद्धिजीवी के तौर पे वो लगातार जन मुद्दों को लेके
अपनी राय रखते रहे हैं और अभी पूरे देश भर के अंदर और उत्तर भारत में खास तौर पे जो मजदूरों मेहनत कश लोगों का आंदोलन है उसके समर्थन में वो लिखते बोलते रहे हैं। उनको उसी आरोप में इस समय नोएडा पुलिस ने पिछले लगभग अब 1 महीना होने वाला है उनको हिरासत में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और उनको बिना सुनवाई के अभी तक जेल में रखा हुआ है। इस पुस्तक को तैयार करने में, ये दस्तावेज इकट्ठा करने में और यहाँ तक पहुंचाने में सत्यम वर्मा की केंद्रीय भूमिका है। केंद्रीय भूमिका है। और आज वो एक झूठे आरोप लगाकर जेल के अंदर सत्ता ने भेज दी। हाँ। अच्छा, तो इसमें सर आपने बड़ी बेहतरीन बताई। दूसरा इसी से जुड़ी थी जो बातचीत है, आज के दौर में जो आपकी नजर से, आपके मुताबिक जो बेहतरीन लेखक और लेखिकाएं, जैसे तो विरासत की बात करते हैं, एक दौर में मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े नाम है, यशपाल नाम है, या कोई दूसरी जो काव्य धाराएं हैं उनमें मुक्ति बोध हो सकते हैं, मिर्जा गालिब हो सकते हैं, टैगोर हो सकते हैं। वर्तमान दौर में, समकालीन दौर में आप महत्वपूर्ण लेखक और लेखिकाओं के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शक भी ये जाने कि आज ये लेखक हैं, उनकी ये किताबें हैं, वो भी उनकी रचनाओं का लाभ उठा सके। हाँ, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो अभी जो मैं जितना मतलब एकदम आसपास के दौर में जो देख रहा हूँ, क्योंकि नए उपन्यासों को कुछ आए हैं, अच्छे बेहतरीन उपन्यास भी आए हैं, लेकिन अभी तो मैं ज्यादातर जो अपनी पुरानी विरासत के ही उपन्यास है ना, वो मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है। जैसे 2-4 के उदाहरण दो आप। हाँ, एक ये उपन्यास अभी पूरे दुनिया और देश भर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ये जंगल, अपटन सिंक्लेयर का। अच्छा, ये जंगल है अपटन सिंक्लेयर। हाँ। थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये अमेरिका के मजदूर वर्ग आंदोलन पे है। अमेरिका के अंदर जो मजदूर थे 20वीं शताब्दी के शुरुआती उसका, ये 19वीं 20वीं शताब्दी के उस समय के दौर के जो मजदूर आंदोलन के अंदर मजदूर वर्ग के हालात कैसे हैं, मजदूरों के पूरे जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से ये उपन्यास बताता है। इसका केंद्रीय पात्र है यूर्गिस। हाँ, यूर्गिस के पूरे जीवन के माध्यम से बताया गया है किस तरीके से वो मीट प्रोडक्शन के प्रोसेसिंग के जो फैक्ट्री है उसमें काम करता है, जहां पर बूचड़ खाना है वो। और वहां पे वो बताता है, उस उपन्यास में जिक्र आता है कि जो वहां के पूंजीपति हैं वो सुअर की चीख छोड़ के उसका सब इस्तेमाल करते हैं। जो सुअर चीखता है ना, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता पूंजीपति, और हर चीज को इस्तेमाल करता है। जहां पे उनको काटा जाता है, वो जब मैल और खून नीचे जम जाता है उसको भी महीने बाद इकट्ठा करके पैकिंग करके मजदूर बस्तियों में खाने के लिए बेच दिया जाता था। और ये उपन्यास आने के बाद अमेरिका के अंदर 2 स्पेशल कानून लाने पड़े सरकार को, क्योंकि इतना लोगों में ये हो गया कि इतना अनहाइजेनिक, इतना अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जाता है मजदूरों से। ये तो मजदूर वर्ग का जो नारकीय जीवन है उसका एक दस्तावेज है। हाँ, और आज वो हम लोग दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, नोएडा, लुधियाना, सूरत, हर जगह पे जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से ही मेरे ख्याल से, क्योंकि मीडिया मजदूरों के आम जीवन को नहीं बताता, उसके लिए वो लोग छुपे हुए लोग हैं, क्योंकि खुद मीडिया भी कॉर्पोरेट मीडिया है, वो ये नहीं बताना चाहेगा। लेकिन जब मजदूर सड़कों पे आते हैं, अपने हकों की आवाज उठाते हैं, तो उनको बलवाई, उनको उग्र तरीके वाले लोगों को दिखाने के तौर पे वो मजदूर आंदोलन को दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो आज मजदूरों का रोष निकला है, उसके पीछे की पूरी नरकीय परिस्थितियां क्या है, जो रोज रोज, यह कहते हैं ना मजदूरों ने एक दिन हिंसा कर दी, लेकिन उसके साथ जो रोजाना की हिंसा है। मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियों करीब से देखा है, मैं साथ रही है, थोड़ी संक्षिप्त बताए कैसी जीवन परिस्थितियां मजदूरों की। देखिए, ये कह सकते हैं अभी ये कह सकते हैं पिछले 15-20 सालों में एक नई तरीके की मजदूर आबादी, मजदूर रिहाइश पैदा हो रही है। पहले के जो दौर के इंडस्ट्रियल एरिया थे, मैं दिल्ली के कुछ स्लम्स में, जहां पुराना एक इंडस्ट्रियल एरिया था झिलमिल, वहां के स्लम में मैं रहा। उसके मुकाबले जब मैं गुड़गांवा भी गया, गुड़गांवा के अंदर मैंने देखा वहां पर पूरा लॉज कल्चर है, मतलब बड़े बड़े मकान होते हैं, उसमें कमरे बने होते हैं, 20 कमरे हैं, एक कमरे में परिवार भी रह रहे हैं मजदूरों के, या शेयर करके मजदूर रहते हैं, 5-5, 6-6 मजदूर एक साथ शेयर करके रहते हैं कमरे में और काम करते हैं। आज से
10 साल पहले परिस्थितियां ये थी कि मजदूर आईटीआई पॉलिटेक्निक करके जाते थे, होंडा में या कहीं पे काम करते थे। 2 साल अप्रेंटिस करने के बाद वो कैजुअल या पक्के कर्मचारी ज्यादातर परमानेंट, रिस्पेक्टेड पे हासिल करने लग जाते हाँ, थे। कैजुअल से परमानेंट हो जाते थे। लेकिन अब पीछे इन 10-15 सालों में ठेकाकरण जिस तेजी से बढ़ा है और परमानेंट वर्कर की और जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनकी वेतन में बहुत ज्यादा गैप बन चुका है। मेरे ख्याल से मारुति होंडा का वर्कर जहां एक परमानेंट वर्कर 70 से 80 हजार ले रहा है, एक कैजुअल या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो 10-12 हजार ले रहा है। और अभी हालात ये हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ज्यादातर मजदूर प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है। 10 से 12 हजार तनख्वाह है पूरे दिल्ली एनसीआर में बताओ मजदूर भाई, के। मतलब 4 से 5 हजार का एक अच्छा कमरा मिलता है मजदूरों को। उसके बाद अभी जो ये पूरा ईरान और इसराइल और अमेरिका वाला युद्ध है, इसकी वजह से कह सकते हैं जो पूरा भारत के अंदर भी एलपीजी गैस संकट है। आप और हम लोग जानते हैं जिनके पास यहाँ पर तमाम इलाकों में जो रहते हैं उनके पास, जिनके पास कॉपी थी मतलब गैस कनेक्शन था, उनको ही मिलने में 4-4 5-5 दिन लग रहे थे गैस कनेक्शन सिलेंडर लेने में। उन मजदूरों के पास जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सारी गैस ब्लैक से लेनी पड़ती है, छोटा सिलेंडर होता है। 100 रुपए लीटर में जो मिल रही गैस थी वो इस समय वहां पर ब्लैक मार्केटिंग में 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए मिल रही है। मजदूर अपने कमरों पे चूल्हे नहीं जला सकते, उनके मकान मालिक चूल्हे नहीं जलाने दे रहे, मजदूरों के पास ब्लैक में गैस लेने का विकल्प बचता है। ऐसे में उनकी मांग यह है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तो ये लंबे समय से जो दबा हुआ गुस्सा था ये एक साथ, आपके कहने का अभिप्राय है कि मजदूर वर्ग है जो वो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है, हाँ, त्रस्त है उनका जीवन। और अभी वो सिर्फ इतनी मांग कर रहा है कि उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे दो जो उनको एक सम्मानजनक जीवन या गुजारे लायक जीवन जीने की मांग। गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहर में 12,000 में क्या होता है? हाँ। आप ये कहना चाहते हो जो एक किताब लिखी गई जंगल, ये आज के भारत के औद्योगिक क्षेत्र का भी एक यथार्थवादी वर्णन है। हाँ, इसको पढ़ते हुए आपने लगेगा कि जैसे ये हमारे देश के औद्योगिक इलाकों की कहानी है। हाँ। अच्छा, और दूसरी किताब बताएं आप। जैसे एक किताब इस समय बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हरियाणा में पिछले 14 दिनों से सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। ये जहर जो हमने पिया, हाँ, महिला सफाई कर्मियों की आप भी हाँ, थी। अच्छा। इस समय पूरे हरियाणा में 1 मई से सफाई कर्मी लगभग 40,000 सफाई कर्मी हरियाणा के इस समय हड़ताल पे बैठे हैं। तमाम शहरों में कूड़े का ढेर है। पुलिस प्रशासन और तमाम भाजपा के नेता मंत्री कूड़ा उठाने के लिए ठेकेदारों से, जेसीबी से और तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मानते हैं सफाई कर्मियों ने बहादुरी से 14 दिन मतलब 12 दिन से अपनी हड़ताल जारी रखी है। 14 तारीख तक की उनकी हड़ताल अभी आगे उन्होंने घोषणा की है। इसके अंदर हिसार, रोहतक उन सफाई कर्मियों की कहानी है जिन्होंने ये जहर पिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो महिला सफाई कर्मी है, खास तौर पर पुरुष महिला भी, आप जो भी सफाई कर्मी है जो सुबह 5 बजे 4 बजे अपने काम पर निकलती है, यानी कि वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खाना नहीं बना सकती, उसको सुबह अपने काम पर जाना है। हम लोग बहुत आमतौर पर ये बातचीत चल जाती है, भाई सफाई कर्मी है, इनके बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, पूरा जो एक ढांचा बना रखा है। और उसके बाद पिछले 12-13 सालों से इनकी जो मांग है, कोई भर्ती नहीं की गई। वेज के नाम पर जो इनके मजदूर हैं वो 12-13 हजार में ही गुजारा कर रहे हैं। तो आज के दौर में महिला सफाई कर्मियों की जिंदगियां क्या है, उसका इम्पोर्टेंट दस्तावेज, उसका दस्तावेज है जो महिलाओं ने खुद आप बीती बताई है। इसका संपादन किया अशोक कुमार गर्ग ने, जो अभी रिटायर्ड आईएएस हुए हैं। हाँ, अशोक कुमार गर्ग और मनोज छाबड़ा और राजकुमार जांगड़ा जी। और इसमें तो बल्कि इस तरह का भी विचार निकल के आता है किताबों से कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं ये ना सिर्फ आर्थिक तौर पर शोषण का शिकार होते हैं, इनकी तनख्वाहें सामाजिक तौर पर भी इन्होंने जातिगत भेदभाव का गहराई तक सामना करना पड़ता है। जैसे एक महिला बताती है कि भाई जो बिना डंडी का, बिना हैंडल वाला कप होता है वो उसमें चाय पिलाई जाती है इनको, और तमाम भी अलग अलग अछूत और छुआछूत की जो अवशेष है वो भी
हैं। और वो सफाई कर्मियों के साथ तो बहुत ज्यादा हम लोग देख सकते हैं शहरों में भी। ये लिखा भी हो सकता है, देखो गंदगी बुरी लगती है पर पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। नंगे बदन सीवर में उतरते हैं, गंदगी मुंह आंखों में चली जाती है। मतलब एक मजदूर, सफाई मजदूर के नारकीय जीवन को चित्रण करने वाली ये किताब है। क्योंकि अगर अगर हम लोग इसे पढ़ लेंगे ना तो हमें समझ आएगा कि जो मजदूर इस समय हड़ताल पे बैठे हैं उनका समर्थन करना क्यों जरूरी है, उनके साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना क्यों जरूरी है। अच्छा, कोई और किताब जैसे जो आप बताना चाहो जी इसके बारे में? एक ये किताब और आज के समय में प्रासंगिक है, फांसीवाद क्या है और इससे कैसे लड़े। ये अभिनव सिन्हा की है। हाँ, फासिज्म के ऊपर फांसीवाद क्या है। हाँ, इसके बारे में संक्षिप्त बिल्कुल थोड़ी ही लाइन में बताना चाहो जैसे। मतलब जैसे फांसीवादी जो विचारधारा पैदा हुई वो मुख्य तौर पर तो इटली और जर्मनी में पैदा हुई, जो मुसोलिनी और हिटलर का पूरा कि ये एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के तौर पर पैदा होता है, रिएक्शन होती है। हाँ, समाज के अंदर जो बड़ी पूंजी है, एकाधिकार है, वो छोटी पूंजियों को उजाड़ता है। छोटी पूंजी जब उजड़ती है तो उसको अपने असली असली कारण ना पता चल सके, इसलिए हमेशा क्या करते हैं जो रूलिंग क्लास है या रूलिंग पार्टी है, जो फासिस्ट पार्टी होती है, वो एक नकली दुश्मन समाज में पैदा करती है। हिटलर ने जैसे अपने समाज के अंदर यहूदियों को पैदा किया, भारत के अंदर हम लोग देख सकते हैं उसी तरीके से मुसलमानों को मतलब हर हिटलर ने हर जर्मन यूथ के दिमाग में ये डाला वहां आम आदमी का कि हमारी सभी समस्याओं के जिम्मेदार यहूदी, उनके खिलाफ एक नफरत का वातावरण खड़ा करा। और भारतीय समाज मुसलमानों को हर बुराई के लिए, हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा। एक नकली दुश्मन ये बताए जा रहे हैं कि हमारे शत्रु मुसलमान। तो ये एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन की पीठ पे सवार होके फांसीवाद आता है। इसलिए इस किताब को जानना समझना, इसका सबक लेना जरूरी है। आज का जो भारत का फांसीवाद है और ये इसी तरीके से काम कर रहा है और इसके खिलाफ एक जनता की जन एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। तो इसमें और डेवलपमेंट भी हुआ है। मतलब ये किताब 2007 से लिखना शुरू हुई थी, तब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब कह सकते हैं भाजपा भी नहीं थी, लेकिन उसके खतरे 90 के बाद जो नीतियां, आर्थिक नीतियां लागू हुई, तब के उपराष्ट्रपति थे शायद 90-95 के बीच में वेंकट रमन या किसी, उनका स्टेटमेंट है कि भारत इस समय जो नई आर्थिक नीतियां लागू कर रहा है उसको एक निरंकुश तंत्र की या निरंकुश शासन की जरूरत होगी। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं जो भी थे उस समय के, हाँ, उपराष्ट्रपति महोदय का कथन है ये, हाँ, कि नई आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए। और अब हम लोग देख सकते हैं पिछले इन 10-12 सालों से आज भाजपा ये कह दे हम लोग नया भारत बना रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, असल में ये जो पूरी नीतियां कांग्रेस के उसी आर्थिक जो आर्थिक नई नीतियां थी उसी का ये कह सकते हैं ब्लूप्रिंट के, निजीकरण, वैश्वीकरण को ही आगे बढ़ा रही है। हाँ, उसका जो ब्लूप्रिंट था उसको आज बुलडोजर की गति से ये लेके स्पीड कर दिया। कांग्रेस उसमें या उनके साथ जो सहयोगी दल थे कि स्पीड ब्रेकर लगाते थे, उसके अंदर तमाम चीजें इस तरीके के मानवीय चेहरे वाले कानून भी बना देते थे कि भाई आरटीई बना दी, शिक्षा का अधिकार कानून कर दिया, राइट टू एजुकेट, आरटीई कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया। लेकिन भाजपा इस मामले में, क्योंकि वो जानते हैं उनके पीछे एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन है जो जनता को उनके सही संकट के कभी तक पहुंचने नहीं देगा, मतलब उनका मीडिया तंत्र, उनका पूरा नकली दुश्मन खड़ा करने का जो वो है, क्रांतिकारी ताकतों को आज इसके खिलाफ एक काउंटर खड़ा करने का कहने की जरूरत है कि आज की जो सत्ता और उसकी जो चाल है उसको बेनकाब करने वाली किताब, हाँ, और बेहद जरूरी किताब है इंसान के सामने, जो पूरी इंसानियत के सामने। इसमें एक कविता भी है जिसे पीछे मार्टिन निमोलर की, और मैं 2 शब्द इसके पढ़ना भी चाहूंगा जिसे। पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए, मतलब मार्टिन निमोलर ये जर्मन और इटली के दौर में जब फांसीवाद उभरा, हाँ, उस संदर्भ में ये कह रहे हैं, हाँ, कि पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता।
और आज यही परिस्थिति भारत में हो रही है। वो धीरे लोग एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो हम पे जब हमारे घर तक आग पहुंचेगी तब हम आवाज उठाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि आज के समय में सही न्यायबोध यही है कि हम लोग जरूरत है अत्याचार के खिलाफ मैदान में खड़े होने की, और उसके लिए जरूरी है कि अपने इतिहास से सबक लेने के लिए हम वो किताबें, वो साहित्य, वो इतिहास पढ़ें, जाने। तो अब अपनी बातचीत को हम अंतिम स्थिति की तरफ ले जाते हैं सर। इसमें मैं एक ही सवाल में 3-4 बातें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक तो सबसे पहले तो ये है जी, जो आप आज के दौर में भी किताबें प्रतिबंधित की जा रही हैं, ना सिर्फ अपने देश भारत में और भी दुनिया की बहुत सी जगह, और उन पुस्तकों के लिखने वाले लेखकों और लेखिकाओं पर हमले हो रहे हैं, उनको छापने वाले प्रकाशकों पर हमले हो रहे हैं, और मर्डर तक हो जाते हैं। हाँ। या पहले के जमानों में इतिहास में भी देखा तो वह आक्रमणकारी होते थे, वो पुस्तकालय जला देते थे। पुस्तकों से खतरा महसूस होता है। मतलब जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुस्तकों को पसंद नहीं करते, या फिर जो पुस्तक संस्कृति की बात करते हैं या किताबें लिखते हैं, उनको हमले होते हैं। इस जो यह घटना है, पुस्तकों को जो बैन करने का सवाल है, या लेखकों पर अंकुश लगाने का सवाल है, या सत्ता जेल में भी डालती है पत्रकारों को की भी बात है। जैसे अभी अभी आपने सत्यम वर्मा जी का भी जिक्र करा, वो भी एक पत्रकार और लेखक हैं एक प्रकार के, और मतलब उसके अलावा आरोप लगा कर दिया और बहुत से लोगों को किया। हाँ, मतलब जो तो मजदूर घटना को बिल्कुल संक्षिप्त बताएं, किताबों से क्या खतरा महसूस करते हैं, जो कलम चलाने वाले हाथ, उन पर हथकड़ी और बेड़ी क्यों लगाती है सरकार? एक बहुत अच्छी फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है गौहर रजा की, जुल्मतों के दौर में। वो हिटलर का समय दिखाया है, और हिटलर के दौर को उन्होंने ब्रेख्त की कविताओं से, ब्रेख्त की नजर से दिखाया है। तो 28 फरवरी को जो जर्मनी की संसद थी, राइक्सटैग, उस पर हमला हुआ, और उसके बाद पूरा एक फासिज्म का दौर शुरू हुआ। तो उसके अंदर भी किताबें जलाई गई, होलियां जलाई गई चौराहों पे, और उसके अंदर ब्रेख्त की किताब नहीं थी। तो ब्रेख्त की उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म जुल्मतों के दौर में ब्रेख्त ने अपने ऊपर काफी गुस्सा किया कि मैं इनकी फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं हूँ, ये मेरी किताबें क्यों नहीं जला रहे, क्या मेरी किताबें सच नहीं बोलती, क्या मेरी किताबें जनता के पक्ष में नहीं है? तो आज जो भी जनता के पक्ष में लिखने वाले लोग हैं, और देखिए हम लोग वैसे तो कश्मीर के दावा बड़ा करेंगे, और तमाम नेशनल मीडिया से लेके भाजपा वाले कश्मीर हमारा है। कश्मीर की लगभग 15 से 16 किताबें जो कश्मीर की जनता का संघर्ष, कश्मीरी जनता के मुद्दे, कश्मीर के हकीकत को बताती हैं, वो किताबें बैन है। अभी गदरी बाबा मेला हुआ था, उन किताबों पे भी चर्चा हुई। तमाम वहां के तमाम पत्रकार भी जेल में हैं। हम लोग अगर मतलब भारत के अंदर भी और जगह देखें तो किताबों पे तो हमले कोई ऐसा नहीं है, ये नई चीज है। ये हम लोग अगर वैसे परंपरा के तौर पे देखें तो बौद्ध मठों पे भी हमले हुए हैं, और इस तरीके के जो भी विचार केंद्र रहे हैं, जो समाज को परिवर्तन करने वाली चीजें रही है, उस पर लगातार रूलिंग क्लास अपने हमले करता ही है। अभी का जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवाद के दौर में मीडिया है, पहले के जो रूलिंग क्लास है उस समय का मीडिया नहीं था। जो आज का मीडिया खड़ा है ये एक आधुनिक परिघटना है, और जाहिर तौर पे ये पूंजीवाद के दौर में ही पैदा हो सकता था, एक उद्योग के तौर पे भी, और एक पूरा, क्योंकि पूंजीवाद को जरूरत होती है कंसेंट बिल्डिंग करने की, सहमति निर्माण की। उससे पहले के जब सामंती दौर है तो राजा ईश्वर का मालिक है, पुरोहित अपना थोड़ा बहुत वो कर देता था, बंदूक के तलवार के जोर पे ही शासन होता था। आज का शासन जो पूंजीवाद है, उसको जब वोट की राजनीति, जनमत निर्माण ये दिखाना पड़ता है, जैसे लोग आपको आदेश प्राप्त कर रहे हो लोगों तो इसलिए उसको एक ऐसे सूचना तंत्र की जरूरत होती है जो उसकी ये सहमति निर्माण का काम कर सके। तो इस तौर पर भी जो इस शासन के मीडिया से अलग कोई भी अखबार, पत्रिका और विचार बात करेगा, वो चाहेंगे इसको प्रतिबंधित किया जाए। यानी जो सही मायने में जनता का मीडिया होगा, जो जन पक्ष धर की बात करेगा, जो इस व्यवस्था पे सवाल खड़ा करेगा, उसको वो प्रतिबंधित करना चाहेंगे। तो बिल्कुल सुंदर टिप्पणी की, सही ढंग से बताया। और एक बातचीत है सर, जो विचारधारा का सवाल है,
वो सिर्फ पुस्तक लिखने से शुरू होकर पुस्तक के लोकप्रियकरण तक और पुस्तकों के विरोध तक विचारधारा के निर्माण में और आइडियोलॉजी का क्या रोल होता है इस पूरी पृष्ठभूमि पूरी बातचीत में, कि मतलब थोड़ा इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि विचारधारा का जो कंटेंट है, तत्व है, उसका कितना बड़ा रोल है इस पूरी पुस्तकों के खिलाफ, पुस्तकों को कुचलने वाले अभियान के संदर्भ में भी, मतलब और मैं पुस्तकें जो लिखी जा रही है उसके लिए, तो पुस्तकों के जो असर है सोसाइटी में विचार के संप्रेषण में भी। दो देखिए इसमें थोड़ा ना, मतलब ये एक बहुत अलग टॉपिक है आइडियोलॉजी और रूलिंग क्लास वाला मामला, क्योंकि कई ऐसे हम लोग लेखकों को भी जानते हैं जो पैदा तो रूलिंग क्लास में हुए, जैसे टॉलस्टॉय की बात करें, है ना। वो उच्च परिवार से, हाँ धनाढ्य परिवार के व्यक्ति थे। हाँ, लेकिन वो लेखन में जब यथार्थ का चित्रण करते हैं तो वो जनता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मतलब ये, और विचारधारा के तौर पे वो खुद को अपने आप को कुलीन तंत्रवादी कहते हैं। वो ये नहीं कहते भाई मैं, लेकिन सही मायने में जैसा लेनिन ने भी कहा उनको कि रूसी साहित्य का दर्पण है और रूसी समाज का दर्पण है टोलस्टॉय। तो उस तौर पे मैं क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और मेरी इतनी मतलब एक्यूरेसी के साथ इस पे बातचीत ना आ पाए, मुख्य तौर पे मैं हम लोग यही समझते हैं आज के दौर में कि इस विषय पे विचारधारा, क्योंकि इस पे अलग अलग लेखकों की और इस पे एक लंबी बातचीत, और मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर लोग, मैं क्योंकि जो साहित्यिक आलोचक हो सकते हैं, जो पठन पाठन में इसमें कह सकते हैं ज्यादा एकेडमिशियन है, वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं अपने आप को इतना उपयुक्त नहीं समझता इस बात का जवाब देने के आपका लिए। साथ कोई के लिए भी धन्यवाद। और आप से आप कोई मैसेज देना चाहते हो आज इस बातचीत के माध्यम से, या कोई अपील करना चाहते हो दर्शकों से? देखिए अपील तो मेरी यही है कि आज के समय में अगर हम लोगों को, जाहिर तौर पे जो हमले हो रहे हैं समाज के अंदर, एक तो जाहिर तौर पे आर्थिक हमले हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, रोज कोई संकट खड़े हो रहे हैं रोजी रोटी के, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना, सांस्कृतिक ताना बाना है, क्योंकि पूंजीवाद अपने सड़ते हुए दौर में है। पूंजीवाद एक समय प्रोग्रेसिव उसकी एक भूमिका थी, जब औद्योगिकरण की भूमिका थी, तब साहित्य में भी उसके चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने तमाम चीजें अच्छी भी, मतलब पूंजीवाद का चित्रण करते हुए उन्होंने बेहतर साहित्य भी रचा, और पूंजीवाद की आलोचना करते हुए रचा हुआ साहित्य ही है वो, हार्ड टाइम्स हो और तमाम किताबें हो। आज के दौर में हम लोगों को लगता है जो आप कह रहे हैं किताबों की और इनकी क्या बेहतर, अगर हम लोगों को समाज बनाना है, जो बात मैंने शुरू करी थी कि बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है, तो हम लोगों को लगता है, और जो परंपरा भी रही है तमाम देशों में, आप चले जाएंगे अगर कलकत्ता में, लेकिन आज कलकत्ता और बंगाली वैसे तो बदल गया है, लेकिन जो एक पुरानी परंपरा रही है कि हर घर में अपनी उनकी एक छोटी लाइब्रेरी शेल्फ होती थी जहाँ किताबें होती थी। केरल का समाज है, केरल का समाज है, तो ये हम लोगों को वाचनालय, पुस्तकालय दोबारा से नए नए सिरे से खोलने की जरूरत है, बच्चों को प्रेरित करने की, स्टोरी टेलिंग के द्वारा बच्चों को बताने की जरूरत है, फिल्मों के द्वारा बताने की जरूरत है, और उसके साथ बताओ कि ये जो हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ये फिल्म दिखा रहे हैं, ये इस किताब से है। जैसे तोतो चान के नाटक भी है, आप नाटक दिखाओ फिर बताओ ये किताब है तोतो चान, जो जापानी पूरी शिक्षा व्यवस्था के बच्चे के माध्यम से बताती है, या पहला अध्यापक एक उपन्यास है रूस का, वो बहुत बढ़िया वो उस, शायद भी शमशानी ने अनुवाद किया उसका। हाँ, और उस पर फिल्म भी बनी है, उसको डब करके दिखाया जा सकता है। तो हम लोगों को लगता है कि आज के समय में बच्चों के बीच में उम्मीद के साथ कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको थोड़ा सा रुचि पैदा की जाए किताबों को नए फॉर्मेट में, कलरफुल तरीके से, इस तरीके से हम लोगों की एक पत्रिका बच्चों के लिए निकालते भी हम लोग, और भी तमाम पत्रिकाएं निकल रही हैं। हम लोग कोपल एक बच्चों की मैगजीन निकालती है जो बच्चों को कहानियां, कविताएं, विज्ञान, फिल्म, एक कोना रहता है जिसमें किसी फिल्म के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरीके की भी बच्चों के बीच में बाल साहित्य की बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज के अंदर मतलब जो ये युवा पीढ़ी है, मतलब पीढ़ी निर्माण का काम करना है, उसके लिए किताबें जरूरी है, और किताबें बच्चों से को परिचित कराना जरूरी है। तो वो कोपल के तौर पर हम जो नई कोपल समाज में पैदा हो रही है उन तक
एक सामग्री ले जाने के लिए, एक बेहतर साहित्य ले जाने के लिए आगे हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में शुरू करेंगे मोबाइल लाइब्रेरी। कुछ अपने मुंबई के साथी, दिल्ली के साथी वो शुरू करते हैं, वो किताब झोले में ले जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं कि भाई छुट्टियां आए या वैसे भी आप लोग किताबें, कहानियां पढ़िए और ये कहानियां आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम चैनल की ओर से कामना करते हैं कि आपकी जो ये मुहिम है किताबों की, ये और ज्यादा तरक्की करे, हर हाथ में किताब हो, हर घर में पुस्तकालय हो, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो किताबों को अपने जीवन में जरूर जगह दे, अपने पसंदीदा लेखक की किताब आज ही ऑर्डर करें, उसको पढ़ें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें और सवाल उठाना सीखें। और सभी से हमारा अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया।